हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, ये अपना फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट थे, एक तो पूछा हुआ था सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स जो अपने आज करेंगे, और एक पूछी हुई थी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस यानी मृदा निर्माण प्रक्रिया जो अपनों ने पिछली क्लास के अंदर कवर कर ली थी। और आज अपने फोर्थ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जिसके अंदर पूछे हुए थे फैक्टर्स कौन से हैं जो सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। फिफ्थ टॉपिक अपनों ने स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर कर लिया था सॉइल प्रोफाइल वाला। इसके बाद अपने सॉइल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी सिक्स्थ टॉपिक से। ठीक है, तो अपने 5 जो टॉपिक दिए हुए थे वो पेडोलॉजी के दिए हुए थे। एक पेडोलॉजी का टॉपिक जो है वो आपकी सॉइल फिजिक्स के अंदर दे रखा है, हालांकि अलग अलग डिवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे वाले जो टॉपिक है वो सॉइल फिजिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ने जा रहे हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, क्लास बाईलैंग्वेज ही रहेगी। तो सबसे पहले आए थे 1900 के अंदर वीवी डोकुचे। ठीक है, वही चीज़ रहेगा कि जो यदि इसकी कंपटीशन लेवल वाली क्लास देखनी है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, हमेशा की तरह ही डिस्क्रिप्शन में आपको कंपटीशन लेवल वाली क्लास के लिंक मिल जाते हैं, वैसे ही इस क्लास के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसकी जो कंपटीशन लेवल वाली क्लास ली थी उसके अंदर शायद मैंने इसके 2 लेक्चर लिए थे। ठीक है ना, तो दोनों लेक्चर के लिंक आपको मिल जाएंगे। देखिए 1900 के अंदर आए थे वीवी डोकुजे, जिन्होंने कहा कि मृदा निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं 3। ठीक है, कौन कौन से बताए उन्होंने? एक बता दिया उन्होंने क्लाइमेट, एक बता दिया उन्होंने ऑर्गेनिज्म, और एक उन्होंने बता दिया पेरेंट मैटर। ठीक है, क्लाइमेट यानी जलवायु, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे जलवायु, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, और पेरेंट मैटर यानी पैतृक पदार्थ। ठीक है, ये तो दिए थे वीवी डोकुचेव ने 3। ठीक है, उसके बाद में 1942 के अंदर आए थे जेनी। कौन आए थे? जेनी आए थे, जिन्होंने कहा कि जो मृदा निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले कारक 3 नहीं है, 5 है। तो वो कौन कौन से 5? तो उन्होंने एक इक्वेशन बना के दे दी। तो इक्वेशन को इस टाइप से लिखते हैं, पहला आता आपका क्लाइमेट, ये 3 तो है ही, ऑर्गेनिज्म, एक होता है आपका रिलीफ, एक होता है आपका टाइम, और एक होता है पेरेंट मैटर। समझ आ गया? हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं इसको जलवायु। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, या यहाँ पे कई बार क्या है बायोस्फीयर लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बायोस्फीयर लिख लीजिए। अब देखिएगा बायोस्फीयर है उसको हिंदी में बोलते हैं जीव मंडल, लेकिन हिंदी मीडियम वालों लिखेंगे इसको किस टाइप से कि इसमें या तो इसको आप लिख दीजिए जैविक या लिख दीजिए ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जीव। ठीक है, आर से होता है आपका रिलीफ या टोपोग्राफी। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं? रिलीफ या टोपोग्राफी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे स्थलाकृति। टी से होता है टाइम यानी समय, और पी से तो अभी मैंने बता दिया पेरेंट मैटर यानी पैतृक पदार्थ। ठीक है, अब यदि आपसे एग्जामिनर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो मृदा निर्माण प्रक्रिया है, ठीक है, या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की जो इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो Cl है उसका मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, इससे भी पूछ सकते हैं 1 नंबर में। या वो पूछ सकते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की जो है इक्वेशन लिखिए, अभिक्रिया बताइए, तो ये आपको लिखनी होती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये साइंटिस्ट जो है इनके नाम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि जो 5 जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है वो किसने दिए थे। ठीक है ना, 5 मृदा निर्माण कारक को प्रभावित, जो मृदा निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले जो 5 कारक दिए थे वो किसने दिए थे? तो जेनी ने। 3 किसने दिए थे? तो वीवी डोकुचेव ने दिए थे। अब इन्होंने तो 5 देख के एक इक्वेशन बना दी, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट और आगे कौन आए थे? वो आए थे जोफे। ठीक है, 1949 के अंदर, 1949 के अंदर आए थे जोफे। अब वो कहते हैं कि ये तो मान लिया कि 5 होते हैं, लेकिन मैं तो इनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करूंगा।
ठीक है। तो वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे थे, वो कहते कोई ना जी, आपकी मर्जी चलिए तो चलाइए। तो उन्होंने क्या किया, इसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो एक्टिव, एक पैसिव। सक्रिय मृदा निर्माण कारक और निष्क्रिय मृदा निर्माण कारक। ठीक है, सक्रिय मृदा निर्माण कारक और निष्क्रिय मृदा निर्माण कारक। सक्रिय के अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं, और निष्क्रिय के अंदर कितने आते हैं, 3 आते हैं। तो सक्रिय के अंदर एक तो क्लाइमेट हो जाएगा और एक हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, यानी बायोस्फीयर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और जो पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, इसके अंदर जो बच गया एक तो अपना रिलीफ, ठीक है, स्थलाकृति, टाइम बच गया और प्लैनेट मैटर बच गया। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, निष्क्रिय के अंदर आते हैं। तो ये पहले आपको तीनों साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किसने क्या दिया था। ठीक है, एक्टिव और पैसिव यानी सक्रिय और निष्क्रिय के अंदर किसने डिवाइड किया था, जोफे ने किया था। ठीक है, और जेनी ने क्या किया, विविडोकुचेव ने क्या किया। इसके बाद में अपने एक एक जो है कारक के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ेगा, बायोस्फीयर का क्या प्रभाव पड़ेगा, स्थलाकृति है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, टाइम का क्या प्रभाव है, और जो प्लैनेट मैटर है उसका क्या इफेक्ट है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा ये। अब अपने सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं क्लाइमेट यानी जलवायु से। ठीक है, पहला जो फैक्टर लिया है वो लिया है अपनों ने क्लाइमेट यानी जलवायु। ठीक है, जलवायु को क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, जो जलवायु है, पहले तो आप इसके अंदर पॉइंट बना के ये भी लिख सकते हो कि ये एक सक्रिय कारक है। ठीक है, एक्टिव फैक्टर है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, जलवायु होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में देखिए, इसके एलिमेंट्स की बात करें, अपने तत्व की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो तापमान हो गया। ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद में अपने लिख सकते हैं वर्षा, रेनफॉल। ठीक है, और इसके तत्व क्या बता सकते हैं, एलिमेंट्स, विंड होगी, हवा। ठीक है, और इसके तत्व हो सकते हैं ह्यूमिडिटी यानी नमी, और इसके तत्व बता सकते हो आप शुष्कता, एरिडिटी। ठीक है, तो ये जो है जलवायु के ही जो है जो तत्व बोल दीजिए, तापमान जलवायु के अंदर आता है, वर्षा, हवा, नमी, शुष्कता, जो भी अपने मतलब जलवायु से रिलेट करता है वो सारे इसके तत्व हो गए। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसके अंदर अपनों ने एक जो है कल पढ़ी थी, किसके अंदर पढ़ी थी, ये विशिष्ट जो मृदा निर्माण प्रक्रिया है, स्पेसिफिक पेडोजेनिक जो प्रोसेस थी, उसके अंदर अपनों ने पहली जो प्रोसेस पढ़ी थी या पहली प्रक्रिया पढ़ी थी मृदा निर्माण की, वो पढ़ी थी लवणीकरण। तो पहले मैं उसी को ले रहा हूँ उदाहरण के रूप में, सेलेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो, जब मैंने सेलेनाइजेशन यानी लवणीकरण लिखाया था तो उसके अंदर मैंने क्लाइमेट की बात की थी, है ना, जलवायु की बात की थी। तो उसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, तो एरिड लिखाया था मैंने इसके अंदर, एंड सेमी एरिड। ठीक है, कैसा लिखाया था, एरिड और सेमी एरिड मैंने लिखाया था। अब देखिए, एरिड और सेमी एरिड हिंदी में बोलते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क, एरिड और सेमी एरिड। अब अपनों ने ये क्लाइमेट तो लिख दिया। अब देखिएगा, यदि वहाँ पर शुष्क है, ठीक है, वहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क है, तो वहाँ पर कौन सी मृदा का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर जो है लवणीय मृदा का निर्माण हो रहा है। सेलेनाइजेशन में अपनों ने क्या पढ़ा था कि इससे सेलाइन सोइल की फॉर्मेशन होती है, यानी लवणीय मृदा का निर्माण होता है। तो लवणीय मृदा के निर्माण के लिए कैसा चाहिए, शुष्क और अर्धशुष्क। यदि वहीं पे यहाँ पर क्या हो जाए, आर्द्र हो जाए, ठीक है, कैसे लिखते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, गूगल तो यही दिखा रहा था,
बाकी मेरे हिसाब से ये लिखा जाता है आर्द्र, ठीक है, यानी वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाए, ठीक है, यदि वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाए, आर्द्र जो हो जाए जो जलवायु है वहाँ की, तो उससे कौन सी मृदा का निर्माण होगा, तो उससे होगा अम्लीय मृदा का निर्माण, ठीक है। अभी इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, समझ लेना। अम्लीय मृदा यानी एसिडिक सॉइल। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या बताने जा रहे हैं, तो अब देखिए, अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि जलवायु है उसका मृदा, अपने पढ़ी क्या रही है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि मृदा को कैसे वो प्रभावित करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो, यदि वहाँ पर वहाँ की जो जलवायु, पहला फैक्टर अपना ले लिया है जलवायु, यदि वहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है तो वहाँ से अपनी बनेगी लवणीय मृदा। यदि वहाँ पर जो जलवायु है वो आर्द्र है, ह्यूमिड है, वहाँ की क्लाइमेट जो है, तो वहाँ से कौन सी मृदा का निर्माण होगा, अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। ये हो गया जलवायु का प्रभाव। एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अपनों ने दो प्रोसेस पढ़ी थी। प्रोसेस से पहले अपने वेदरिंग वाला पकड़ लेते हैं, अपक्षय। अब देखो, अपक्षय के अंदर मैंने लिखाया था भौतिक अपक्षय और एक आपको लिखाया था रासायनिक अपक्षय। वैसे अपक्षय कितना होता है, कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है, भौतिक, जैविक और रासायनिक। लेकिन अपने जो है दो, एक बार एग्जाम्पल के लिए दो ले रहे हैं, भौतिक अपक्षय, ठीक है। यदि आप जलवायु के अंदर एग्जाम्पल बता के आओगे तो ये भी बता सकते हो कि जो भौतिक अपक्षय होता है, फिजिकल वेदरिंग जो होती है, उसके अंदर जो प्रभावी कारक होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है, वो कौन सा होता है, तो उसके अंदर होता है तापमान। अपनों ने उसके अंदर तापमान का पढ़ा था ना अच्छी तरीके से, तो उसके अंदर होता है तापमान। उसके बाद में यदि रासायनिक अपक्षय की बात करूं तो इसके अंदर अपने हर चीज़ के अंदर पानी पानी की बात कर रही थी, है ना, मैं पानी पानी हो गई, है ना। तो रासायनिक अपक्षय कह रहा है कि मैं पानी पानी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पानी की बात करें तो मतलब इसके अंदर प्रभावी कारक क्या रहा, नमी रहा, ठीक है। तो याद रखना है, अपक्षय, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय के अंदर तापमान प्रभावी कारक होता है और रासायनिक अपक्षय के अंदर नमी जो है वो प्रभावी कारक होता है। तो इसका यहाँ पर भी प्रभाव पड़ रहा है अपक्षय के अंदर। इसके अलावा दो प्रोसेस लिखाई थी मैंने, एक लिखाई थी लेटराइजेशन और एक लिखाई थी पोर्जोलाइजेशन। तो जो लेटराइजेशन जो प्रोसेस थी उसके अंदर जो क्या था कि उसके अंदर तापमान ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब तापमान भी ज़्यादा हो और जो आर्द्रता भी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और जो पोर्जोलाइजेशन प्रोसेस थी उसके अंदर क्या चाहिए, ठंडा तो क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, और ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जलवायु जो है वो प्रभावित करता है मृदा निर्माण को। समझ आ गया। उसके बाद में सेकंड का जो कारक है अपना, सेकंड जो फैक्टर है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका बायोस्फीयर। कौन सा आता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक है, जैविक बोल सकते हैं अपने। अब देखिए, पहला पॉइंट तो वही कि ये कौन सा है, सक्रिय कारक है, एक्टिव फैक्टर है। सेकंड पॉइंट आप ये लिख देना कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये दो पॉइंट तो आप लिखते ही जाना, ठीक है। अब देखिए, बायोस्फीयर की जब बात करते हैं तो बायोस्फीयर के अंदर अपने बात करेंगे जीवांश पदार्थ की, ठीक है। तो जीवांश पदार्थ को पढ़ने से पहले अपने एक चीज पढ़ लेते हैं। पहली जो प्रोसेस लिखी थी अपनों ने, फंडामेंटल जो मौलिक मृदा निर्माण प्रक्रिया है, फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस थी, उनके अंदर अपनों ने पहली जो प्रोसेस पढ़ी थी, पहली प्रक्रिया पढ़ी थी, वो थी ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन के अंदर क्या हुआ था, ह्यूमस की फॉर्मेशन हुई थी और उससे कौन सा हॉरिजॉन बना था, ओ हॉरिजॉन बना था। तो बायोस्फीयर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ह्यूमिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जैविक जो है, ठीक है, जैविक जो है वो मृदा निर्माण की ह्यूमीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसके अंदर ओ हॉरिजॉन बनता है। पहला पॉइंट तो, तीसरा पॉइंट तो ये लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा कि जो भी अपने को जीवांश पदार्थ चाहिए होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होते हैं, जीवांश पदार्थ चाहिए होते हैं, तो वो अपने को कहाँ से बनते हैं, तो वो अपने को मिलते हैं जैव मंडल से, ठीक है, यानी बायोस्फीयर से मिलते हैं। ये बात तो आपको पता है ना कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अपना जीवांश पदार्थ है, वो किससे मिलता है, जैव मंडल से मिलता है। तो अपने को ये भी लिख सकते हो
कि जीवाश्म पदार्थ जो है वो जैव मंडल से मिलता है और इसके अपघटन से जो है अपने को ह्यूमस के प्राप्ति होती है या बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनका अपने को प्राप्ति होती है। तो बायोस्फीयर से ये भी मिलता है। थर्ड जो है अपने ये पॉइंट लिख सकते हैं जो अभी मैंने बताया उनके अंदर। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो एक तो अपनों ने ह्यूमिफिकेशन वाला पढ़ लिया, एक जीवाश्म पदार्थ पढ़ लिया कि हमें जीवाश्म पदार्थ जो है वो हमें जैव मंडल से मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर जो वो अपने को बायोस्फीयर से है मिलता है। इसके बाद में देखिएगा कि जब ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका डीकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, तो इससे क्या बनते हैं, कार्बनिक अम्ल बनते हैं। कौन से बनते हैं, कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म पदार्थ का जैसे ही अपघटन हुआ तो इससे अपने को मिले कार्बनिक अम्ल। अब ये कार्बनिक अम्ल जो है वो क्या करते हैं, जो अपने खनिज होते हैं उनका अपक्षय करते हैं, उनकी वेदरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे कि कार्बनिक जीवाश्म पदार्थ के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनते हैं जो क्या कर देते हैं, खनिज वगैरह है उनका अपक्षय कर देते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले तो ये पॉइंट लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक एसिड आर प्रोड्यूस एंड दीज एसिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये हो जाएगा बायोस्फीयर के अंदर, जैविक के अंदर। ठीक है, तो ये देखिएगा। अब इसके यदि घटक की बात करूं या जैसे उसके अंदर तत्व पढ़ा था, एलिमेंट्स पढ़े थे, तो वो क्या हो सकते हैं, इसके एक तो हो जाएगी वानस्पतिक। ठीक है, यानी वनस्पति लिख दीजिए आप। ठीक है, वेजिटेशन। उसके बाद में आप लिख सकते हो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, वनस्पति के अंदर ही आ गया। ठीक है, और इसके अंदर हो जाएंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये दो इसके तत्व हो जाएंगे, वनस्पति, ठीक है, और सूक्ष्म जीव। ये हो गया आपके जैविक के अंदर। थर्ड आता है अपना, अब दो ही थे ये मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कौन से होते हैं, आपके सक्रिय कारक होते हैं। अब निष्क्रिय कारक जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो उसके अंदर निष्क्रिय कारक के अंदर पहले अपने ले लेते हैं स्थलाकृति को। सी है ना, स्थलाकृति। स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी की बात करते हैं। देखिए, पहले तो इस चीज को समझिएगा। एक तो है ढलान वाली मृदा, ठीक है, जहां पर स्लोप हो। एक है सिंपल, ठीक है, जहां पर स्लोप नहीं होता है। अब एक चीज तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, वेदरिंग ज़्यादा होएगी। ठीक है, और यहाँ पर इरोजन भी ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पर इरोजन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इरोजन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये स्लोप है, इसके अंदर ढलान है। तो यहाँ पर जैसे ही जो अपनी रेनफॉल वगैरह होती है, बरसात होती है, उसके कारण यहाँ पे जो सारे गुलकर, ठीक है, मिट्टी जो यहाँ की वो यहाँ पे आके जमा हो जाती है। तो यहाँ पर अपर्दन ज़्यादा होएगा, यहाँ पे अपर्दन नहीं होएगा, क्योंकि ये तो प्लेन है, समतल है। ठीक है, नेक्स्ट अपने इरोजन की बात कर ली। सेकंड यदि देखूँ तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ के जो पोषक तत्व है गुलकर यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर पोषक तत्व भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर पोषक तत्व जो है ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे पोषक तत्व कम होंगे और यहाँ पे पोषक तत्व जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ स्थलाकृति है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप ये अपनी भाषा में भी बता सकते हो कि जहाँ पर ढलान वाली मृदा है वहाँ पर पोषक तत्व कम होंगे, वहाँ पर जो अपर्दन है वो भी ज़्यादा होएगा, जबकि समतल जो भूमि होती है वहाँ पर अपर्दन कम होता है। ठीक है, वहाँ पर जो है पोषक तत्व ज़्यादा होंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि जो स्लोपी लैंड होती है वहाँ पर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, इरोजन जो है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, जबकि जो स्लोप वाली नहीं होती, ठीक है, इसको समतल को बोलेंगे, लेवल के अंदर जो होती है लैंड, उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, इरोजन भी कम होएगा। इसके अंदर एक टर्म आती है कैटिना, वो आपको याद रखना है, कैटिना। अब ये कैटरीना नहीं है, ठीक है ना, कैटिना है। तो कैटिना जो है वो पहले दिया था मिलने ने, ये आपको याद रखना है। अब मिलने से तो क्यों तो और कुछ याद आ गया होगा ना, इससे मिलना था। ठीक है, तो मिलने ने दिया था कैटिना जो शब्द है। ठीक है, अब मिलने होता क्या है, सॉरी, कैटिना होता क्या है। कैटिना होता है कि
जब अपनों ने जितने भी जो कारक पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से कारक की बात की अपनों ने, जलवायु हो गया, जैव मंडल हो गया, ठीक है, और अपने बात की है स्थलाकृति होगी, ठीक है, 5 अपनों ने फैक्टर की बात की थी, एक समय हो गया और एक अपना पैतृक पदार्थ हो गया, ठीक है। तो स्थलाकृति को छोड़कर, ठीक है, ऐसे लिखना है कि जब सारे जो मृदा निर्माण कारक है, पहले हिंदी में बता रहा हूँ फिर इंग्लिश में, जब सारे मृदा निर्माण कारक समान हो लेकिन स्थलाकृति के अंदर परिवर्तन होने के कारण दो अलग अलग प्रकार की मृदा का निर्माण होता है जिसे कैटिना बोलते हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अलग सॉइल बनेगी, यहाँ पे अलग सॉइल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूट्रिएंट वगैरह कम है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा है, ठीक है। तो जब सारे जो मृदा निर्माण कारक है वो समान होते हैं उसके अंदर, लेकिन स्थलाकृति के अंदर परिवर्तन के कारण दो अलग अलग प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, तो उसे अपने बोलते हैं, याद रख लेना, कैटिना। कैटिना से बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, किसने दिया था और ये जो है किसके अंदर आता है, कौन से फैक्टर के अंदर आता है, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आर इक्वल बट ड्यू टू difference of topography two different type of soil are formed that is called कैटिना। समझ आ गया, ये होती है स्थलाकृति के बारे में बातें। इसके अंदर आप कैटिना के बारे में लिखे होगे तो एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे देगा, ठीक है। आप हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया कि स्थलाकृति के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में आप 2 पॉइंट कैसे बना सकते हो। एक ये भी बना सकते हो, पहला तो अपरदन वाला हो गया, इरोजन वाला, एक पोषक तत्व वाला हो गया, और एक लिख सकते हो इसकी जो डेप्थ होएगी, गहराई होएगी, वो तो इसकी तो कम होएगी, इसकी जो है गहराई ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट लिख के कैटिना के बारे में बता देना, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पिछली बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों को, ठीक है। तो आप यदि लिखोगे इतना जितना मैंने बताया है तो भी 2 पेज आराम से भर जाएंगे, 2 पेज में ही लिखना होता है। फिर डी पॉइंट आता है आपका, डी पॉइंट के अंदर अपने बात करेंगे पैतृक पदार्थ, ठीक है, पेरेंट मैटर। पेरेंट मैटर जो है, पैतृक पदार्थ है, वो कैसे इफेक्ट करता है वो भी अपने समझते हैं। अब देखिए, अपनों ने जब सोइल प्रोफाइल पढ़ा था तो यहाँ पे मैंने लिखा था रॉक्स, ठीक है, और रॉक्स से क्या बने थे, रॉक्स के जो ऊपर होरिजोन था वो था आपका पेरेंटल होरिजोन, यानी पैतृक जो है संस्तर था, ठीक है, जिसको अपनों ने सी संस्तर बोला था। उसके ऊपर बी, फिर उसके ऊपर ई, फिर उसके ऊपर ए और फिर उसके ऊपर ओ, इसको A2 भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए रॉक्स जो है, ठीक है, उनकी वेदरिंग हुई तो उससे क्या बना, पैतृक पदार्थ बना, ठीक है। तो जो अपनी मृदा निर्माण होता है उसके अंदर जो पहले ही उसकी कड़ी होती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, पैतृक पदार्थ होता है, ठीक है। अब देखिए पैतृक पदार्थ जो है वो कैसे प्रभावित करेगा, अपने एग्जांपल लेते हैं इग्नियस रॉक का, आग्नेय चट्टान। अब देखिएगा, जब अपने इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक की बात करने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं होता कि उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो इसको किस टाइप से प्रभावित करेगा। अब पैतृक पदार्थ की बात करता हूँ, तो इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, उसके अंदर मैंने आपको 2 एग्जांपल लिखाए हुए हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट लिखाए हुए हैं ना अच्छे तरीके से। एक होता है ग्रेनाइट, एक होता है बेसाल्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं ग्रेनाइट, इसको लिख देते हैं बेसाल्ट। अब देखिए ग्रेनाइट मैंने किसके अंदर लिखाया था, जो आग्नेय चट्टान है उसके अंदर ग्रेनाइट जो है मैंने लिखाया था जो अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। अम्लीय आग्नेय चट्टान का एग्जांपल मैंने ग्रेनाइट लिखाया था, मतलब इससे कौन सी मृदा बन रही है, तो अम्लीय मृदा बनेगी। यदि पैतृक पदार्थ के अंदर यदि ग्रेनाइट है, ठीक है, तो उससे कौन सी मृदा बनेगी, अम्लीय मृदा बनेगी, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, एसिडिक होती है, तभी तो इसको अपने एसिड इग्नियस रॉक के अंदर रखते हैं, अम्लीय आग्नेय मृदा के अंदर रखते हैं। बेसाल्ट जो है उसको अपनों ने रखा था बास्मिक आग्नेय चट्टान के अंदर, बेसिक इग्नियस रॉक के अंदर। तो इससे कौन सी बनेगी, साल्ट सॉइल बनेगी, ठीक है, यानी सेलाइन सॉइल भी बोल सकते हैं,
ठीक है, साल्ट की क्या होगी यहाँ पे फॉर्मेशन होएगी। ठीक है, साल्ट की फॉर्मेशन होएगी, सलाइन सॉइल बनेगी, मतलब लवणीय मृदा बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए पैतृक पदार्थ भी इफेक्ट कर रहा है ना, अपने को यही बताना है कि पैतृक पदार्थ कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो आप अपने थ्योरी के अंदर भी लिख सकते हो या ऐसे एग्जाम्पल बता के आ जाओगे तो भी समझ जाएगा एग्जामिनर। ठीक है, कि जो इग्नियस रॉक थी उसके अंदर ग्रेनाइट और बेसाल्ट आते हैं। आप कोई भी और एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो भी ले सकते हो। ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो क्या होता है, एक अम्लीय आग्नेय जो चट्टान होती है उसका उदाहरण है। तो इससे कौन सी चट्टान बनेगी, अम्लीय मृदा बनेगी। और इस चीज़ें कौन सी मृदा बनती है, अपनी लवणीय मृदा बनती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, बाष्मिक आग्नेय चट्टान यानी बेसिक इग्नियस रॉक का है। ये हो गए अपने 4 फैक्टर। लास्ट 5वां फैक्टर आता है समय। समय समय का खेल है ना, कब किसका आ जाए। ठीक है, ये है टाइम। और आप लोगों की सपोर्ट के कारण क्या पता अपना भी बढ़िया समय आ जाए, है ना, अपने भी लगभग 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, बस आपकी जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए समय की बात है, टाइम की बात है, तो टाइम किस प्रकार इफेक्ट करता है। आपको पता है कि 1 इंच जो सोइल होती है ना, ठीक है, 1 इंच मृदा के निर्माण के लिए कितने साल लगते हैं। तो 1 इंच मृदा का जब निर्माण होता है ना तो उसके लिए लगते हैं 800 से 1000 साल। ठीक है, 800 से 1000 वर्ष जो है वो लगते हैं 1 इंच मृदा के निर्माण के लिए। ठीक है, तो देखिएगा कि कितना समय लगता है। तो समय भी प्रभावित कर रहा है मृदा निर्माण को, कि इतना समय जो है इसको लगता है। तो जो समय है उसका उदाहरण जो है वो अपने 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, खादर और बांगर, सब पढ़ा हुआ है ना सभी ने। ठीक है, तो वो होते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल है उसको 2 नामों से जाना जाता है, एक तो खादर, एक होती है बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। जो खादर होती है वो कौन सी होती है, न्यूली फॉर्म्ड सॉइल। ठीक है, जो नई मृदा है वो तो है आपकी खादर, और जो पुरानी मृदा होती है, ओल्ड सॉइल होती है, उसको अपने बोलते हैं बांगर। समझ आ गया, ये होता है। ठीक है, तो इसके अंदर समय का कैसे अपने देखा कि यदि अभी बनी हुई है तो उसको अपने बोल दिया खादर। एलुवियल सॉइल क्या होती है, जिसके अंदर सॉइल प्रोफाइल जो अपनों ने पढ़ी थी वो डेवलप्ड नहीं होती है, इसके अंदर बनी हुई नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे नदियों वगैरह के अंदर क्या चट्टानों के अपक्षय के कारण जो पदार्थ है वो घुलकर आ जाते हैं, उससे एक अलग से मृदा बन जाती है, वही होती है एलुवियल सॉइल। अब यदि अभी बनी हुई है तो उसको बोल दिया न्यूली फॉर्म्ड सॉइल यानी खादर, और जो पहले की है उसको बोल दिया बांगर। तो ये भी समय का इफेक्ट है कि अभी वाली तो उसको अलग नाम दे रहे हैं, पुरानी वाली को अलग नाम दे रहे हैं। तो ये होता है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, 5 कारक के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन लेवल की मैंने सारी क्लासें करवा रखी हैं। थ्योरी क्लास जो है वो चल रही है अपनी, और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।